रिसेंट कई बड़ी क्लिनिकल स्टडीज में ये पाया गया है कि सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से फ्रैक्चर का रिस्क कम नहीं होता, उल्टा अगर इसका ओवरडोज हुआ तो ये आपकी हड्डियों में जाने की बजाय आपके हार्ट और आर्टरीज में जमा होकर हार्ट अटैक या फिर किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ा सकते हैं। आज भारत में कई लोग इन सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। इसके बावजूद लगभग 70 से 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं और लगभग 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित हैं, जो एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या ये सप्लीमेंट्स वाकई हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स की रियलिटी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये सप्लीमेंट्स हर किसी के लिए है। अगर नहीं तो इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी को पूरा करने के बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बोन्स होती क्या हैं। अक्सर हमें लगता है कि हड्डियां शरीर में पत्थर जैसी कोई डेड स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन असल में हड्डियां डायनेमिक लिविंग टिश्यू हैं जो लगातार खुद को रिन्यू करती रहती हैं। बोन्स मेनली प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी से मिलकर बनी होती है, जहां कोलेजन प्रोटीन हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, जिससे हड्डियां टूटने से पहले थोड़ा बेंड हो सके। कैल्शियम हड्डियों की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनाता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, और विटामिन डी खुद बोन नहीं बनाता बल्कि गट यानी आंतों में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जिससे खाने से मिला हुआ कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम के जरिए हड्डियों तक पहुंच सके। तो क्या सिर्फ इन 3 चीजों का ध्यान रखकर हम अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? दरअसल ह्यूमन बायोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी बिना हेल्दी फैट्स के ये शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा, अगर शरीर में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। उसी तरह कैल्शियम मॉलिक्यूल, जिसे डम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम को खुद ये पता नहीं होता कि उसे हड्डियों में जाना है या फिर आर्टरीज या किडनी में। अगर शरीर में विटामिन K2 जैसे बायोलॉजिकल जीपीएस मौजूद नहीं है तो ये कैल्शियम आपकी आर्टरीज में जमा होकर कैल्सिफिकेशन कर सकता है, जो आर्टरीज को स्टिफ बना देता है और आगे चलकर हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा सकता है। यही वजह है कि चाहे आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले लें, यदि शरीर में जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो सप्लीमेंट्स का असर या तो बहुत कम या गलत जगह होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सप्लीमेंट्स हर किसी के लिए है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल हमारी हड्डियां बोन रीमॉडलिंग के एक कंटिन्यूअस प्रोसेस से गुजरती हैं, जिसे आप एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह समझ सकते हैं। यहाँ 2 तरह के वर्कर्स काम करते हैं। पहला ऑस्टियोब्लास्ट, जो नई हड्डियां बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, और दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट, जो पुरानी या कमजोर हड्डियों को तोड़ने वाले डेमोलिशन क्रू होते हैं। ये दोनों सेल्स या ये दोनों वर्कर्स मिलकर लगातार एक दूसरे के साथ काम करते रहते हैं ताकि बोन रिमॉडलिंग के जरिए हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और बैलेंस्ड बनी रहें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उम्र के अलग अलग स्टेज के साथ इन वर्कर्स की स्पीड बदलती जाती है। ग्रोथ फेज, इस फेज में बोन फॉर्मेशन बोन रिजॉर्प्शन से कहीं ज्यादा तेज होता है। इसी वजह से बच्चों और टीनेजर्स में हड्डियां मजबूत, मोटी और डेंस बनती हैं। मेंटेनेंस फेज, इसमें ज्यादातर हेल्दी एडल्ट्स आते हैं। यहाँ एक बैलेंस पाया जाता है, यानी जितनी हड्डियां टूटती हैं उतनी ही रिप्लेस हो जाती हैं, जिससे बोन मास स्टेबल रहता है। एजिंग इफेक्ट, उम्र के साथ नई हड्डियां कम बनती हैं और पुरानी कमजोर हड्डियां टूटती जाता हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे बोन फॉर्मेशन सेल्स की एक्टिविटी का कम होना, फिजिकल मूवमेंट्स घट जाना और सबसे बड़ा कारण डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का स्लो हो जाना, जो धीरे धीरे बोन लॉस को बढ़ाने लगता है। हाई डिमांड फेज, जैसे प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वीमेंस, इस फेज में शरीर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ा देता है, लेकिन अगर माँ की डाइट से पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिल पाया तो शरीर एम्ब्रियो की बोन्स बनाने के लिए माँ की हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है। एस्ट्रोजन ड्रॉप, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं की हड्डियों के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। मेनोपॉज के बाद इसका लेवल गिरता है, जिसकी वजह से हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं, और यही कारण है कि आज भारत में लगभग 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित हैं, जिनमें केवल 80% महिलाएं हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब बोन रिमॉडलिंग यानी नई हड्डियों का बनना और पुरानी हड्डियों का टूटना, इनकी स्पीड हर लाइफ स्टेज पर अलग अलग होती है, तो सप्लीमेंट्स भी सबके लिए एक जैसे कैसे हो सकते हैं। द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की ह्यूज मेटा एनालिसिस के अनुसार सप्लीमेंट्स लेने और ना लेने वालों के बीच फ्रैक्चर रिस्क में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था।
वहीं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन सीरियस फाइंडिंग कहती है कि सप्लीमेंट्स वाला कैल्शियम बोन्स की बजाय कई बार आपकी आर्टरीज में जमा होकर हार्ट अटैक के रिस्क को 30% तक बढ़ा सकता है। यूएस टास्क फोर्स ने हेल्दी एडल्ट्स स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वीमेंस के लिए लो डोज सप्लीमेंट्स को डी ग्रेड यानी डिस्करेज टू यूज कैटेगरी में रखा है, यानी इसका कोई क्लियर बेनिफिट प्रूफ नहीं हुआ है। तो क्या ये सप्लीमेंट्स बेकार हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के मुताबिक इनका फायदा उन बुजुर्गों या फिर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स या बोन हेल्थ से जूझ रहे लोगों को मिलता है जिनमें इन सप्लीमेंट्स का लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। जुलाई 2025 में भारत के 248 सेंटर पर की गई एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के अनुसार ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स में कैल्शियम और विटामिन डी के कॉम्बिनेशन से फ्रैक्चर इंसिडेंसेस में कुछ हद तक कमी पाई गई। वाइटल ट्रायल यानी विटामिन डी और ओमेगा 3 ट्रायल एक लैंडमार्क स्टडी थी जिसने विटामिन डी को लेकर ग्लोबल गाइडलाइंस की सोच बदल दी। इस स्टडी में 25,000 से भी ज्यादा हेल्दी एडल्ट्स को 5 साल तक 2,000 IU विटामिन डी दिया गया, लेकिन फ्रैक्चर रिस्क में कोई भी कमी नहीं पाई गई। कई स्टडीज के अनुसार यदि एक हेल्दी एडल्ट्स का विटामिन डी लेवल कम है यानी 20 to 29 नैनोग्राम पर ml, लेकिन वो क्रिटिकली डेफिशिएंट नहीं है और साथ में एक बैलेंस डाइट फॉलो कर रहा है, तो उसका बोन बिल्डिंग सिस्टम पहले से ही अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा होता है। ऐसे में एक्स्ट्रा विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से हड्डियों को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता। एक्चुअली काफी कंफ्यूजिंग है, तो इस पैराडॉक्स को एक थ्रेशोल्ड थ्योरी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 स्पॉन्ज हैं, एक सूखा स्पॉन्ज यानी डेफिशिएंट पर्सन और दूसरा गीला यानी हेल्दी पर्सन। फर्स्ट सिनेरियो जिसमें क्रिटिकल डिफिशियंसी है, जब शरीर में विटामिन डी या कैल्शियम बहुत कम होता है तो शरीर इमरजेंसी मोड में चला जाता है और हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ब्लड में कैल्शियम चाहिए होता है। इस कंडीशन में शरीर हड्डियों से कैल्शियम निकालने लगता है और ऐसे में सप्लीमेंट्स रेस्क्यू की तरह काम करते हैं। ये हड्डियों को टूटने से रोकते हैं और सप्लीमेंट से मिला हुआ कैल्शियम सीधे रिपेयर में लग जाता है। वही सिनेरियो भी जहाँ हेल्दी पेशेंट है यानी गीला स्पॉन्ज। हेल्दी पर्सन की हड्डियां पहले से ही फुल होती हैं, जैसे गीले स्पॉन्ज पर और पानी डालने से वो बहने लगता है, वैसे एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंट्स को शरीर रिजेक्ट कर देता है और बचा हुआ कैल्शियम ब्लड में घूमता रहता है, जो धीरे धीरे आर्टरीज या किडनी में जमा हो सकता है। इसलिए बिना जरूरत के इन सप्लीमेंट्स को लेने से फायदे कम लेकिन नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट सप्लीमेंट की जगह सनलाइट और डाइट से विटामिन डी और कैल्शियम लेने को ही सबसे इफेक्टिव और बैलेंस्ड ऑप्शन बताते हैं, क्योंकि हमारा शरीर खाने से मिलने वाले कैल्शियम और विटामिन डी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, जबकि सप्लीमेंट्स ब्लड में अचानक स्पाइक पैदा करते हैं और कई बार शरीर इस एक्स्ट्रा लोड को संभाल नहीं पाता, जिससे दूसरे हेल्थ रिस्क बढ़ सकते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स को टारगेटेड मेडिसिन की तरह सिर्फ स्पेसिफिक डिफिशियंसी या हाई रिस्क ग्रुप्स में ही यूज करना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर हर दिन हमें कितना कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है। कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट एक हेल्दी एडल्ट के लिए लगभग 1000 मिलीग्राम पर डे की होती है और ये जरूरत नॉर्मल डाइट से आसानी से पूरी की जा सकती है, जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, रागी, सेसमे सीड्स, ड्रमस्टिक लीव्स या अरबी लीव्स। वहीं एक हेल्दी एडल्ट्स को रोजाना लगभग 600 से 800 IU विटामिन डी की जरूरत होती है। भारत जैसे देश में जहां भरपूर सनलाइट होती है, अगर कोई व्यक्ति दोपहर की धूप में 15 से 20 मिनट बिना सनस्क्रीन के बैठता है तो स्किन में विटामिन D3 यानी कोलीकैल्सिफेरॉल की सिंथेसिस शुरू हो जाती है और ऑप्टिमल कंडीशन में कई बार शरीर थाउजेंड्स IU से भी ज्यादा विटामिन डी बना सकता है। लेकिन ये स्किन टोन, बॉडी सरफेस एक्सपोज्ड, लैटिट्यूड, सीजन और एज पे भी डिपेंड करता है। और अगर सनलाइट कम मिल रही हो तो सेफ डाइटरी सोर्सेज जैसे एग योक, मशरूम्स और फोर्टिफाइड फूड्स भी लिए जा सकते हैं। विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं बल्कि हार्मोन्स की तरह भी काम करता है, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन मिनरलाइजेशन, मसल फंक्शन, इम्यून रेगुलेशन और मूड रेगुलेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही न्यूट्रिशन में हेल्दी फूड्स चूज करना ही काफी नहीं होता, बल्कि न्यूट्रिएंट्स के बीच एक डेलिकेट न्यूट्रिएंट बैलेंस बनाए रखना काफी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक न्यूट्रिएंट्स की अधिकता दूसरे न्यूट्रिएंट्स के काम में रुकावट डाल सकती है, जैसे विटामिन ए वर्सेस विटामिन डी। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों एक ही न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए कम्पीट करते हैं। अगर विटामिन ए बहुत ज्यादा हो जाए तो विटामिन डी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाता, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन मिनरल डेंसिटी पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है।
या फिर पालक और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। पालक न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, लेकिन इसमें ऑक्जेलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऑक्जेलेट्स कैल्शियम के साथ बाइंड होकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेते हैं, जिसे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और यूरिन के जरिए फ्लश आउट कर देती है। इसलिए पालक में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने के बावजूद ये कैल्शियम का एक इफेक्टिव सोर्स नहीं मानी जाती। फर्मेंटेड फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट, कर्ड, चीज बोन हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली बेनिफिशियल हैं। ये फूड्स कैल्शियम, प्रोटीन्स, फास्फोरस और प्रोबायोटिक्स देते हैं। लार्ज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार डेयरी प्रोडक्ट्स और फर्मेंटेड फूड्स में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा बायो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, जिससे शरीर इन न्यूट्रिएंट्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है और बोन रीमॉडलिंग बैलेंस करने में मदद करता है। साथ ही एक्सरसाइज का बोन हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। वुल्फ्स लॉ के अनुसार हड्डियां तब मजबूत बनती हैं जब उन पर स्ट्रेस और लोड डाला जाता है। यानी एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, बोन्स के लिए भी उतनी ही जरूरी है। वॉकिंग, जॉगिंग, जंपिंग या वेट लिफ्टिंग, ये सब हड्डियों को सिग्नल्स देते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है।